तो देखिए अपना चल रहा था क्या, हिंदी व्याकरण में वर्ण क्या चल रहा था, वर्ण चल रहा था। वर्ण में हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो इसका अपन क्या देखेंगे, परिभाषा। क्या देखेंगे अपन ने, परिभाषा और इसके प्रकार, ठीक है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंतर्गत वर्ण में। तो वर्ण की परिभाषा तो हो गई, हाँ, उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन प्रकार की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। पहला है स्वर और दूसरा कौन सा है, व्यंजन। यहां तक देख लिया था। इसके बाद में अब अपन इन दोनों चीजों को भी समझ लेते हैं कि वर्ण के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए स्वर किसे कहेंगे अपन, बहुत बढ़िया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यस सर। किसे कहते हैं, या बिना किसी अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर। तो समझ में आ गया, yes, स्वर की परिभाषा। देखो किसी भी प्रकार से पूछे, बिना किसी रुकावट के उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर, ठीक है ना। हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, स्वर। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, ठीक है। तो भैया ये तो हो गई अपनी स्वर की परिभाषा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं और स्वर कुल होते कितने हैं। हिंदी में कुल स्वर, तो हिंदी में कुल स्वर कितने, 11। कितने हैं, 11। कौन कौन से, और ठीक है ना। तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। इनका क्रम देख लीजिए, ठीक है ना। इनको उच्चारित कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। कि देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा था छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ, ऐसे ही। तो भाई इनको अपने ये आम भाषा के लिए ठीक है, छोटा आ बड़ा आ, भाई किसी को समझाने के लिए ये सब कुछ ठीक है कि इनको अपन छोटा आ बड़ा आ, छोटो ओ बड़ो औ, हाँ छोटा ए बड़ा ए, ठीक है ना। लेकिन इनका सही उच्चारण क्या होना चाहिए, जैसे अपने गुरुजी ने भी सिखाया होगा बचपन में, याद करो बचपन का दिन कौन सा, हाँ देखिए आ कैसे बोलेंगे इसको, आ ई उ ऋषि ऋषि, ए आई ओ औ, ऐसे बोलेंगे, यस सर। तो फिर से देखिए आ ई उ ऋषि, फिर ए आई ओ औ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका उच्चारण। अब बात करें इनकी मात्राओं की, तो मात्रा भी आनी चाहिए कि इनकी मात्रा किस प्रकार से अपन चढ़ाते हैं, आगे चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अपन को आगे की जानकारी हासिल करने के लिए इनको अपन को क्या करना है, इनकी मात्राओं को पढ़ना है, इनकी मात्रा कैसे चढ़ाते हैं वो भी अपन को आना चाहिए।
तो देखिए बहुत से अभी बहुत गलती करते हैं क्या कि छोटी ई बड़ी की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ये ए आई की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छोटे ए की मात्रा एक आती है या दो, ठीक है कि नहीं। तो चलिए इसकी मात्रा कुछ नहीं, ऐसे ही इसकी मात्रा पर लगाते हैं ऐसे, छोटी की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी की मात्रा इस प्रकार से, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये तो हो गई मात्राएं। तो यहाँ तक क्लियर? ओके सर। तो स्वर कुल 11 होते हैं और 11 जो स्वर हैं वो इस प्रकार से हैं और इनकी ये मात्राएं हो गई। अब अपन बात करते हैं इनके प्रकार की, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो देखिए स्वर के प्रकार अपन देखें, अभी तक अपन ने YouTube का जो फर्स्ट अपना पार्ट था उसमें यहीं तक पढ़ा था। इसके बाद में अपन दूसरा पार्ट चालू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। तो देखिए अब अपन बात करते हैं स्वर के प्रकार। तो बात करें कि स्वर के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं। स्वर के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ, बस, ठीक है ना। मुख्य रूप से पूछे वो किसी के आधार पर आपसे नहीं पूछता है, केवल उसने ये पूछा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई दो ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए ह्रस्व और दीर्घ स्वर अपने पास कितने हैं? 11। स्वर कितने अपने पास? 11। भाई ह्रस्व और दीर्घ और है कितने? 11। अब इन्हीं में से अपन डिसाइड करेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ह्रस्व स्वर की बात करें, पहला है ह्रस्व स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, किसे कहते हैं? पहली बात ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन, ध्यान से सुनिए, पहली बात ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, ठीक है ना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है तो उन्हें तो कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब आइए देखते हैं जरा कि ह्रस्व स्वर मतलब कम समय कैसे लगता है, देखें तो जरा भाई। तो अब अपन बोल के देखते हैं। जैसे अभी अपन ने उच्चारण किया था, कैसे किया था उच्चारण? देखिए आ ई उ री री ए। अब कैसे करेंगे? ए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ए आई ओ औ। अब कैसे करेंगे इनका उच्चारण? ए आई ओ औ। देखो यहां तक तो अपन ने कहा कि अ ई उ और इसी, तभी तो देखो कहा ना कि ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अपन ने क्या कहा? क्या कहा? ह्रस्व स्वर। समझ में आया? यस सर। तो भैया परिभाषा क्या हो गई? जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। लिख लीजिए आप। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर अ ई उ री और ऋषि, ठीक है ना। ये चार, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? देखिए ह्रस्व स्वर को ये अपन क्या कहते हैं? मूल स्वर। इन्हीं को अपन कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर। समझ में आया? तो देखिए मूल जो स्वर है उनकी संख्या आपसे पूछे कितनी होती है? 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो आ गया समझ में? यस सर। अब किसे कहते हैं भाई ह्रस्व स्वर?
किसे कहते हैं? जिन उच्चारण में जिन स्वरों का कम समय लगता है जिन उन्हें स्वरों क्या का कहते हैं अपन? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरे स्वर की। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वरों के अन्य नाम भी अपन थोड़ा देख लेते हैं कि इन्हें अपन संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संधि स्वर। या फिर इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो पहले अपन देखें दीर्घ स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर। देखिए यहाँ पर तो लग रहा था कम समय, यहाँ क्या लग रहा था? कम समय। उच्चारण में, हाँ सर। उच्चारण करते समय क्या लग रहा था? कम समय। तो इसका विपरीत देखिए, अपन ने यहाँ बोला आ, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? अधिक समय। तो देखिए अधिक समय कहाँ लगा? अधिक समय अपने कहाँ लगा? बड़ा आ पे लगा। बड़ी ई। देखिए अब फिर से बोला ई, अधिक समय लगा। फिर ऊ, अधिक समय लगा। फिर से ए, आई, और औ। तो भैया कितने हो गए टोटल? काउंट करो। 7। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। तो इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। परिभाषा कैसे करेंगे इनकी परिभाषा? परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों को, हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखो सिंपल याद रखना है, सिंपल रूप से रटना नहीं है। Yes. चीजों को रटना नहीं है। उच्चारण में देखिए अपन प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, उच्चारण में क्या? अधिक समय। तो यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है परिभाषा में कि उच्चारण में अधिक समय। उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी? 7। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। चलो अब कौन कौन सी है वो भी लिख देते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये कौन से हो गए आपके? दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं कि ये संधि स्वर कैसे? संधि स्वर क्यों कहते हैं? तो देखिए संधि स्वर इसलिए कहते हैं कि इनका जो निर्माण होता है वो दो स्वरों के संयोग से या मिलकर होता है। कैसे होता है? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उन्हें अपन कहते हैं संधि स्वर। कैसे? तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अपन यहाँ देख लेते हैं संधि स्वर में। देखिए आपको यदि बड़ा आ बनाना है तो ये कैसे बनेगा? छोटे आ से। देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा। अब देखिए कैसे, मतलब छोटा आ के बाद में छोटा आ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। और छोटा आ के बाद में बड़ा आ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसी प्रकार से बड़ा आ के बाद में छोटा आ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। और बड़ा आ के बाद में छोटा आ आएगा, बड़ा आ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। समझ में आया? यस। तो इसी प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से बड़ी ई हो जाएगी आपकी, छोटी ई, बड़ी ई, प्लस छोटी ई और बड़ी ई। उसी प्रकार से, ठीक है, ये लो। फिर इसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये लो। तो छोटा ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्लियर? इसी प्रकार से ये आ जाइए आप,
ई से मिलकर बनेगा। देखिए छोटा आ हाँ या फिर बड़ा आ के बाद में क्या आए, छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए। इसी प्रकार से छोटा आ के बाद में छोटी ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। और बड़ा आ के बाद में बड़ी ई आए तब भी क्या बनेगा, ए। चलिए इसी प्रकार से आई की बात करें अपन, छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा। देखिए छोटा आ के बाद में ए आएगा तब भी क्या बनेगा, आई बनेगा। और छोटा आ के बाद में आई आएगा तब भी क्या बनेगा, आई। बड़ा आ के बाद में ए आएगा तब भी क्या बनेगा, आई। और बड़ा आ के बाद में आई आएगा तब भी क्या बनेगा, आई। इसी प्रकार से अब अपन देख लेते हैं ओ। तो देखिए छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, छोटा आ और बड़ा आ के बाद में क्या आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी, यस ठीक है ना। इसी प्रकार से आऊ का देख लेते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ओ और औ आए तो क्या बन जाएगा, बड़ा औ बन जाएगा। तो इसलिए इन्हें अपन ने देखिए मतलब दो स्वरों के मेल से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको अपन ने क्या बोला, संधि स्वर। अच्छा गुरु स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अपन छंद पढ़ते हैं तो गुरु स्वर की मात्रा क्या इस तरीके से अपन लगाते हैं। इसका सिंबल क्या है, संस्कृत में अपन इनको गुरु स्वर कहते हैं। और संस्कृत में स्वर को ही क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, दो। स्वर मुख्य रूप से कितने, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, 7। उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर और उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए शांति बनाए रखें, आवाज नहीं करनी है। ओके सर। फिर देखिए अब अपन वर्गीकरण देख लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। क्या, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण में देखें सबसे पहले देखते हैं अपन स्वरों के वर्गीकरण में मात्रा या उच्चारण में लगे समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों के क्या प्रकार। पूछ ले आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मात्रा या उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फिर तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए यहाँ अपन ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे अपना, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है ना। यहाँ क्या अभी बताया था कि उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं ह्रस्व स्वरों को, और इनको कहते हैं संधि स्वर। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 7 है। अच्छा अब बात करें प्लुत स्वर की। तो देखिए प्लुत स्वर मतलब उच्चारण में
3 गुना सकते हैं। अधिक या तिगुना। तिगुना उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों का, देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अब देखिए प्लुत स्वर कौन सा है आपका? ओम। ये आपका प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है ये? प्लुत स्वर। देखिए इसका उच्चारण करेंगे तो कितना लंबा समय लगता है, एक बार अपन देखें, प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे कैसे, तो कितना समय लग रहा है? अधिक मतलब ह्रस्व और दीर्घ से अधिक, तो मतलब तिगुना समय लग रहा है। तो अपन ने क्या कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे अपन कहते हैं ह्रस्व, सॉरी प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। अब देखिए प्लुत स्वर में एक चीज और, कि जैसे मैंने यहाँ पर रमेश लिखा है, अब देखिए इसको अपन इस प्रकार से भी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए मतलब इसका क्या है, इसका उच्चारण करेंगे तो बड़े आसानी से नहीं कर सकते अपन। इसका जब उच्चारण की बात करेंगे अपन तो कि रमेश ऐसे नहीं होगा, रमेश ऐसे नहीं होगा। देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 3 खींचना पड़ेगा, है ना? हाँ, इस प्रकार से मतलब 3 गुना। अब इसका उच्चारण करूंगा तो कैसे करूंगा? आपने जब खेतों पर गए होंगे, खेतों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो आवाज कैसे लगाते हैं? रमेश, ओ बेटा रमेश। तो बेटा तो हो गया, देखो बहुत मतलब धीरे से जल्दी से बोल दिया, लेकिन रमेश पर देखो विशेष बल पड़ रहा है कि नहीं? मैं पर मतलब मैं पर 3 गुना समय लग रहा है, तो रमेश देखो मैं पर 3 गुना समय लगा, ठीक है ना? इसलिए ये कौन सा हो गया आपका? प्लुत स्वर। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक और मैं बताता हूं, इसका कैसे उच्चारण करेंगे? राम। कैसे करेंगे? हाँ, तो मतलब लंबा समय एक लेंगे, ठीक है ना? और किस पर? रा पे। आप किस पे लेंगे? रा पे। मतलब जिस वर्ण के पीछे इस प्रकार का निशान लग जाता है तो इसका मतलब वो लंबा समय, मतलब समय अधिक लेगा। कितना लेगा? और 3 गुना लेगा, ठीक है? तो समझ में आया भाई कि मात्रा उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अच्छा, आगे अपन बात करते हैं दूसरे की। ओष्ठाकृति के आधार पर या फिर फोटो की बनावट के आधार पर, ठीक है ना? तो अगला अपना जो प्रकार है वो क्या है? ओष्ठाकृति के आधार पर या फोटो की बनावट के आधार पर। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेना भाई। आगे देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर या फोटो की बनावट के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वरों के। कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है वृत्ताकार। पहला कौन सा है? वृत्ताकार। दूसरा कौन सा है? अवृत्ताकार। गोलाकार बोल सकते हैं। हाँ भैया, गोलाकार भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? गोलाकार और भी कोई मन में आ रही हो तो वो भी बता दीजिए जरा। इसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो वृत्त क्या है? गोला। गोला। अवृत्ताकार और वृत्ताकार, ये चीज समझ में आ गई। देखो अपन बात कर रहे हैं फोटो की बनावट के आधार पर। अब स्वर कितने अपने टोटल? 11। स्वर कितने हैं? 11। तो अब देखिए वृत्ताकार क्या और अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जिन
स्वरों का उच्चारण करते समय क्या हो जाएंगे? होठ गोल। गोल। अच्छा, आपके होठ कैसे हैं? देखिए ऐसे है ना आपके होठ, खराब है सर ये लो। आपके होठ इसी प्रकार से हैं, हाँ सर। ये लो होठ है भैया ये। अब इनका उच्चारण करेंगे। अब देखिए, आप उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब जिन 11 बताए थे अपन ने, स्वर कितने बताए थे? 11। अब ये बताइए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। होठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। तो उनमें से कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय होठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। हाँ, तो देखिए उ, ओ और औ। अब देखिए मेरी तरफ, होठ गोल हो रहे कि नहीं? देखिए उ, उ, ऊ हुए कि नहीं? अब फिर से मैं बोल रहा हूँ ओ औ। गोल हुए बोलते समय। तो यही तो कह रहा है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने? तो वृत्ताकार। वृत्ताकार किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, लिख लीजिए परिभाषा, परिभाषा लिखें। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल हो जाता है। होठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार। ये लिख लिया। जैसे उ, ऊ, ओ, ओ, औ। ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए अवृत्ताकार। अब सिंपल इसका उल्टा कर दीजिए, वृत्ताकार का उल्टा अवृत्ताकार। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते, मतलब वृत्त नहीं बनता, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। अब बताइए, देखिए अवृत्ताकार। बाकी बचे सर। तो देखिए अब मैं दोबारा से पूरे स्वर बोल रहा हूँ। अब मेरे होठों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। मेरे मुख की तरफ देखिए, मेरे होठों की तरफ देखिए कि बोल किस किस में बन रहा है और किस में नहीं। लिख लिया आपने? हाँ सर। देखिए अ आ, अ आ, ई ई, उ ऊ। तो देखिए इससे पहले मैं 4 बोल चुका हूँ। हाँ सर। तो कैसा है? गोल नहीं बना, चपटा ही रह गया। कैसा रह गया? चपटा। आ तो मतलब ये गोल नहीं बना। तो कौन कौन सा आ जाएंगे? आ ई ऋषि, ये भी तो है। हाँ सर। फिर ए आई, ये नहीं होता। अब ये आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए अवृत्ताकार में कौन से आ गए? ये आपके अवृत्ताकार। अब भैया कोई कहे नहीं मैं तो सर इनको भी बोल के बता सकता हूँ। तो कोई ऐसा है जो मतलब इनको गोल करके, होठों को गोल करके बोलना चाहेगा तो उसका उच्चारण सही नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए थोड़ा सा।
बताओ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं। जो हकीकत में उसकी ध्वनि है ना वो नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आप ऐसे करके कर लो, बोल लो वैसे, लेकिन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो भैया ये तो क्या हो गए अवृत्ताकार स्वर। कैसे हो गए? अवृत्ताकार। तो देखिए अ आ ई ऋषि ए ऐ, मतलब इनका उच्चारण करते समय अपने होठ गोल नहीं होते। तो ये कैसे हो गए भैया? औष्ठाकृति के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला देखते हैं। तो दो प्रकार पढ़ लिए अपन ने वर्गीकरण में, स्वरों मात्रा के आधार पर और औष्ठाकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3। अश्व दीर्घ और प्लुत। औष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं? 2। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। चलिए आगे। अगला एक और पढ़ लेते हैं, है ना। एक और पढ़ लेते हैं। तीसरा वर्गीकरण है अपना जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहेंगे, मध्य स्वर किसे कहेंगे और पश्च स्वर किसे कहेंगे? देखो सिंपल है। किसके आधार पर पूछा है? जीवा। किसके आधार पर पूछा है? जीवा। ये जीभ है अपनी। अब सपोज करिए ये आपकी जीभ है, ठीक है ना। इसके मैं 3 भाग कर दूं। ये जीभ बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो इसके मैंने 3 भाग कर दिए। पहला, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब अग्र का पहला हो गया, दूसरा मध्य हो गया और तीसरा हो गया पश्च, ठीक है। तो देखिए अब अग्र स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण अपन करते समय, जो जिन स्वरों का उच्चारण है ना आगे वाले भाग से होता है, जीभ की आगे वाली नोक से होता है। जैसे आप कीजिए कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा स्वर बोले पहले। देखिए कोई बात नहीं, अग्र स्वर देखिए आप बोलिए तो आ तो पीछे से आ रहा है, आ भी पीछे से आ रहा है। ई देखो जीभ उठी, ई तभी ई जीभ ऐसे उठी, ई, ठीक है ना। तो ई ई फिर से देखिए ए मतलब ए जब बोलते हैं ना तो जीभ है ना, नोक है ना उठती है। ये जीभ है ना ऐसे उठेगी, ए आई, मतलब जैसे एक बीमारू गाय है जिसको वो ढका हो जाता है, आम भाषा में बोलते हैं, वो उठने का प्रयत्न तो करती है लेकिन बेचारी उठ नहीं पाती है। तो जीभ की कंडीशन सिर्फ वैसे ही हो रही है, उठने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही है। देखिए आप ई ए आई, लेकिन वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जिस तालु को टच भी नहीं किया उसने, कोशिश कर रही है लेकिन नहीं किया, ठीक है। ऋषि भी आएगा सर। फिर आगे देखिए री, तो री में तो देखिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, री में उठ जाएगी, ठीक है ना। नहीं सर, मतलब री में देखो उठी लेकिन उसने पूरा टच कर दिया है। अपन री को अपन बोल सकते हैं अग्र स्वर में ले सकते हैं, ठीक है ना। री को अपन भी नोक से तो आगे से बोल रहे हैं री,
समझ में? लेकिन ये इसको बोलने में जीभ पूरी गई है, ठीक है कि नहीं? मतलब मूर्धा को टच हो गया। कर दिया है। चलिए आगे, अब मध्य स्वर की बात करें। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा? आ उ आ मध्य स्वर देखिए, ओनली मध्य स्वर उच्चारण करो सभी स्वरों का। आ सर आइए केवल आइए छोटा आ या बड़ा? छोटा आ छोटा आ या बड़ा? छोटा आ। हाँ, तो मध्य स्वर देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? आ छोटा आ, केवल छोटा आ। देखो ये मतलब कहाँ से आएगा? अब जैसे उच्चारण करेंगे आ बीच आ बीच वाले से मतलब तो बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या कर रहा है? उठने का प्रयत्न कर रहा है जीभ का। और हवा कहाँ से आ रही है इन सब में? कंठ से। देखो सभी स्वरों का उच्चारण करते समय हवा तो ये कहाँ से आएगी? कंठ से। अब ये मत कहना कि यार सर ये कहाँ से है? हवा तो कंठ से ही आएगी, लेकिन जीभ उस आपके ये स्वर बोलने में क्या कर रही है? सहयोग कर रही है, ठीक है कि नहीं? चलिए पश्च स्वर में तो जीवा क्या करेगी? अंदर से मतलब कौन सा जीभ का? ये वाला थर्ड वाला हिस्सा। अब कौन सा आ जाएगा? जैसे आ, फिर ऊ, 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 ओ, और औ, ठीक है ना? तो ये हो गए आपके कौन से? ये कौन से हो गए आपके? पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो ठीक है भैया, जिन जीभ के अग्र परिभाषा के रूप में अपन देखें, परिभाषा के रूप में अपन देखें कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो जीभ के आगे वाले हिस्सों से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें तो अपन कहते हैं अग्र स्वर। और जिस स्वर का उच्चारण मध्य जीभ के मध्य भाग से होता है उसे अपन कहते हैं मध्य स्वर। पश्च स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले वाले हिस्से से होता है उन्हें अपन कहते हैं पश्च स्वर। क्लियर? परिभाषा भी क्लियर कि पश्च वाले जीभ के पश्च वाले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य वाले भाग से होता है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है उन्हें अपन कहते हैं अग्र स्वर। क्लियर? चलिए एक और छोटा सा टाइप है, चौथा, ये भी और पढ़ लेते हैं। क्लास में नहीं खत्म कर देंगे। चौथा है उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो होते हैं। मतलब यूं कहें कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। देखो अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहेंगे अपन? जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो लिखेंगे उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से किया जाता है। तो भैया कौन कौन से आ जाएंगे? तो मतलब पहला पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है कि अनुनासिक होता कौन सा। इसका सिंबल याद रखना कि ये चंद्र बिंदु जो लगा होता है ना वो अनुनासिक स्वर है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी किसी भी स्वर के ऊपर ये चंद्र बिंदु लग गया तो वो कैसा हो जाएगा? अनुनासिक। समझ में आ गया? मतलब चंद्र बिंदु लगा दिया आपने किसी स्वर के ऊपर तो कैसा हो गया? अनुनासिक। कैसा हो गया? अनुनासिक। जैसे आ के ऊपर लगा दिया, आ के ऊपर लगा दिया, ई के ऊपर लगा दिया, ई के ऊपर लगा दिया,
ये जो अपन ने लगा दिया है वो क्या है? अनुनासिक। चंद्र बिंदु सभी स्वरों पर लग गया, तो ये अनुनासिक में सभी स्वर आ जाएंगे। अनुनासिक में सभी स्वर आ जाएंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। अब निर्नुनासिक किसे कहते हैं? निर्नुनासिक। देखिए स्पष्ट है, अनुनासिक तो मतलब नाक से, उच्चारण किसे? नाक से। और निर्नुनासिक मतलब नाक से नहीं, केवल मुख से। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? निर्नुनासिक। मतलब क्या? जैसे सभी स्वर आ जाएंगे इसमें। हाँ सर। ये आपके कौन से स्वर हो गए? निर्नुनासिक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? उच्चारण केवल मुख से होता है। उच्चारण, हाँ, उच्चारण केवल मुख से होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर? आज के लिए बहुत है। यस सर, थक गए है ना? कुछ बचे हुए हैं, अभी 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, वो अपन आगे की वीडियो में देखते हैं। ठीक है? ओके सर। तो धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत।